प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोगों का पीसी टॉप क्लासेस में स्वागत है। एक बार फिर समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपको एक संकल्प लेना है। वो क्या है, सुनिए ध्यान से। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार क्यों ना गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार क्यों न गिरना पड़े। सपना तो पूरा करना है, सपना तो पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों न लड़ना पड़े। हमें अपने सपने को पूरा करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए प्यारे बच्चों खूब जम के मेहनत करिए और अपने सपने को पूरा करिए। चलिए आओ देखते हैं। ये सामाजिक विज्ञान सेट नंबर 3 है। अभी आपका यह 6वां मॉडल पेपर चल रहा है। 4 मॉडल पेपर बहुविकल्पी के और कराएंगे। इसके बाद आपके लिए फिर हम लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न लेकर आएंगे व्याख्या सहित, जिससे आपका वो प्रश्न एकदम से क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 है, सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। जल्दी जल्दी सब बच्चों बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए फिलिप, ऑप्शन बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी विलियम द्वितीय, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी विलियम प्रथम। कौन सा सही होगा, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। कब, 1871 में। 1871 में जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, बाबा रामचंद एक सन्यासी। बाबा रामचंद एक सन्यासी थे। बाबा रामचंद एक सन्यासी निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता थे। बाबा रामचंद एक सन्यासी निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता थे। तो किस आंदोलन के नेता थे बच्चों बताओ। ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी अवध के किसानों का आंदोलन, ऑप्शन सी आतंकवादी गुरिल्ला आंदोलन, ऑप्शन डी असम बागान श्रमिक आंदोलन। तो बाबा रामचंद एक सन्यासी थे जो अवध के किसानों के आंदोलन के संस्थापक थे, नेता थे। क्या थे, नेता थे। तो ऑप्शन इसका सही होगा बी। ऑप्शन सही होगा बी। इसके बाद प्यारे बच्चों अब आपका आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अवध किसान सभा की स्थापना किसने की। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की। अल्लूरी सीताराम राजू, बी नंबर है जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद, सी नंबर है शौकत अली और मोहम्मद अली, और डी नंबर महात्मा गांधी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। आपका ऑप्शन सही है जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद दोनों ने मिलकर अवध किसान सभा की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पुर्तगाली मिशनरी, ऑप्शन सी भारतीय सुधारक, ऑप्शन डी अरबी व्यापारी। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही है आपका बी, पुर्तगाली मिशनरी। कौन सा सही है, पुर्तगाली मिशनरी। ऑप्शन बी। इसको प्यारे बच्चों कॉपी में सब नोट कर लीजिए। 20 क्वेश्चन एक कॉपी बना लीजिए, जिसमें 20-20 क्वेश्चन आप लिखते जाइए। इसमें से देख देख कर आपके लगभग 100-120 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इतने में फिर आपका 20 क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम है। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम है। चलो प्यारे बच्चों बताओ इसको, क्या इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए बाइबिल, ऑप्शन बी डायमंड सूत्र, ऑप्शन सी कुरान, डी इनमें से कोई नहीं। तो जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या है।
क्या है? बाइबिल, कुरान, डायमंड सूत्र क्या है? इसमें आपका सही होगा डायमंड सूत्र। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम डायमंड सूत्र है। क्या नाम है? डायमंड सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है गहन खेती, ऑप्शन ए है गहन खेती, बी अधिक सिंचाई, बी अधिक सिंचाई, सी वनोन्मूलन या वन उन्मूलन, इसको पढ़ सकते हो आप आराम से अलग अलग करके, वन उन्मूलन, डी अति पशुचारण, अति पशुचारण। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है, मतलब खराब हो रही है, उसका क्या मेन कारण है? मुख्य कारण क्या है? गहन खेती या फिर अधिक सिंचाई या वन उन्मूलन या फिर अति पशुचारण। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है सी वन उन्मूलन। क्या सही है? वन उन्मूलन या वनोन्मूलन, इसको आप पढ़ सकते हो। इसके बाद अब आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? ऑप्शन ए दालें, बी रागी, सी रबड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, रबड़। रबड़ ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, जिससे ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए सबसे बड़ी भूमिका मिलती है। इसमें रबड़ की सबसे बड़ी भूमिका है आपके ऑटोमोबाइल उद्योग में। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। तो प्यारे बच्चों इसको बताओ, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका ऑप्शन सही है राजस्थान। क्या सही है? राजस्थान। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही है। इसका उत्तर आपको याद कर लेना है, सरिस्का वन्यजीव राजस्थान में स्थित है, क्योंकि ये ऑप्शन तो चेंज हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, इसलिए आपको इसके आंसर याद करना है, ए बी सी डी नहीं याद करना है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? 9 नंबर है आपका, राजस्थान है वहाँ पे जो छत वर्षा होती है उसको, उसके जल को इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। तो उस जल को क्या कहा जाता है? उस जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए गुल, ऑप्शन बी कुल, ऑप्शन सी बाओकस, ऑप्शन डी टाँका। तो राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों इसको टाँका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका टाँका। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को टाँका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाँका। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को टाँका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पिछले कुछ वर्षों में विदेशी मुद्रा अर्जक रहा है? आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक रहा है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग उद्योग, ऑप्शन डी पर्यटन उद्योग। इसमें से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि
कौन सा उद्योग पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक रहा है? मतलब जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने का साधन रहा है वो कौन सा उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक्स है, या सूचना प्रौद्योगिकी है, या इंजीनियरिंग है, या पर्यटन है? तो इसमें कौन सा सही है? तो प्यारे बच्चों इसका सही है ऑप्शन बी। क्या सही है? ऑप्शन बी सही है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक रहा है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 11 में। एक पुरुष या महिला जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है वह है। एक पुरुष या महिला जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है वह है। क्या है? उसको क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट। क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट। समाजवादी। क्या कहते हैं? समाजवादी। या फिर अवसरवादी। क्या कहते हैं? अवसरवादी। या फिर डी नारीवादी। क्या कहते हैं? यहाँ पे ये बी है, इसको सी होना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन ए कम्युनिस्ट, समाजवादी, अवसरवादी, नारीवादी। तो प्यारे बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा आपका डी नारीवादी। वह एक पुरुष या महिला जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है वह नारीवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? नारीवादी। मतलब कि एक पुरुष या महिला जो महिलाओं के लिए, कोई भी पुरुष है या महिला है जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता हो, मतलब दोनों को समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। अगर इसको कहा जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको नारीवादी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नारीवादी कहा जाएगा। ऑप्शन इसका सही होगा डी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत अभी भी अपनी कुल संख्या के कितने प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाया है? आपको बताना है इसमें से कि कितने प्रतिशत तक अभी महिलाओं का, निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत नहीं पहुंच पाया है। 25% तक, या 15% तक, या 5% तक, या 10% तक। कितने प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाया है? तो प्यारे बच्चों अभी जो नहीं पहुंच पाया है वो है आपका 10%। 10% तक भी अभी नहीं पहुंच पाया है। लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत अभी भी अपनी कुल संख्या के 10% तक नहीं पहुंच पाया है। कितने प्रतिशत तक? 10% तक। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? ये प्रश्न एक बार इसके पहले वीडियो में हो चुका है, आपको बताना है बच्चों, ध्यान से समझो। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा, ऑप्शन ए, बी शिक्षा, सी आपका कृषि, सी आपका क्या है? कृषि, डी व्यापार। प्रतिरक्षा, शिक्षा, कृषि, व्यापार। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा, शिक्षा, कृषि, व्यापार। तो जो आपके संघ सूची में विषय है इन चारों में से वो है प्रतिरक्षा। क्या है? प्रतिरक्षा। ऑप्शन ए इसका सही है, प्रतिरक्षा। संघ सूची में इन चारों में से जो विषय है वो है प्रतिरक्षा। अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा नहीं है? इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब भागीदारी महिलाओं की बहुत कम है, ऐसा कौन सा देश है? स्वीडन है यहाँ पे, नॉर्वे यहाँ पर भी है, फिनलैंड है। आपका भारत में है कि नहीं? भारत में नहीं है। भारत में अभी भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा डी।
तो कौन सा देश ऐसा है जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है? वो कौन सा है? भारत है। क्या है? भारत है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय समाज माना जाता है। अब भारतीय समाज किस प्रकार का समाज माना जाता है? यहाँ आप ध्यान से समझो। ऑप्शन ए, एक मातृ प्रधान समाज। क्या यहाँ पे माताओं का प्रधानता है? बी, एक पितृ प्रधान समाज, या फिर पिताजी का प्रधान समाज है हमारे यहाँ। सी, एक भातृ प्रधान समाज, या भाइयों का ज़्यादा मेन माना जाता है, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो समाज है इन चारों में से अभी किस प्रकार का समाज माना जाता है? सबसे ज़्यादा प्रधानता किसकी है? एक मातृ प्रधान समाज, या एक पितृ प्रधान समाज, या सी, एक भ्रातृ प्रधान समाज, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा भारतीय समाज जो माना जाता है वो एक पितृ प्रधान समाज माना जाता है। अभी भी धीरे धीरे मातृ प्रधान समाज बढ़ रहा है, लेकिन जो मान्यता है वो हमारा एक पितृ प्रधान समाज ही माना जाता है। भारतीय समाज में एक पितृ प्रधान समाज माना जाता है। इसके बाद आपके अभी 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अब आपको इसको समझ लेना है चारों को। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। दिख रहा है बच्चों? देखिए ध्यान से। ये इस क्षेत्र में श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें श्रमिक जो मजदूर है वो माल का उत्पादन नहीं करते हैं? 16 नंबर है आपका, क्षेत्रक के अंतर्गत है। द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, या तृतीयक क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जिसमें श्रमिक जो है वो माल का उत्पादन नहीं करते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तुरंत आप टिक कर दोगे। तो इस क्षेत्र में श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तृतीयक क्षेत्र में श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं क्योंकि यह एक केवल सेवा क्षेत्रक है। 17 नंबर है आपका, नरेगा 2005 जिसको आप अब मनरेगा बोला जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या है। यहाँ पे गलत प्रिंटिंग हो गया था, यहाँ पे 120 था जबकि ये होना 100 चाहिए, 80 होना चाहिए, 150, 120 यहाँ पर है। तो अब आपको इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सी चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 2005 के अनुसार कितने दिनों की गारंटी होती है कि उतने दिन आपको रोजगार मिलना चाहिए? 100 दिन, 80 दिन, या 150 दिन, या 120 दिन? तो कितने दिन मिलती है? 100 दिन। 100 दिन की सरकार द्वारा 2005 में नरेगा, अब जो मनरेगा हो गया है, इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि कम से कम श्रमिक को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। अगर 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार उनको महंगाई भत्ता या खर्च देती है। तो 100 दिन का रोजगार उसको 1 साल में देना है। 18 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18, सहकारी समितियां इनमें से किसके लिए ऋण प्रदान करती है? सहकारी समितियां इनमें से किसके लिए ऋण प्रदान करती है? जो सहकारी समिति हैं वो सब किसके लिए इनमें से ऋण प्रदान करती है? ए, व्यापार के लिए, बी, उद्योग के लिए, सी, कृषि के लिए, डी, इनमें से सभी के लिए। तो प्यारे बच्चों बताओ आप लोग किसके लिए इनमें से सहकारी समितियां ऋण प्रदान करती है? व्यापार, उद्योग, कृषि, इनमें से सभी। तो सहकारी जो समितियां हैं वो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है बताओ? 18 नंबर का आपका सही होगा सी, कृषि के लिए। कृषि के लिए जो सहकारी समितियां हैं उनका मेन उद्देश्य है कृषि के लिए ऋण प्रदान करना। किसके लिए? कृषि के लिए ऋण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिकतर ऋण इनमें से कौन से क्षेत्रों से लेना होता है? मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको ऋण लेना होता है तो ऋण कहाँ से ज़्यादा पाते हैं?
औपचारिक रूप से या औपचारिक क्षेत्र से ज़्यादा मिलता है उनको ए नंबर, या अनौपचारिक क्षेत्र से सी नंबर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों इनमें से कोई नहीं। औपचारिक में आपका बैंक, सहकारी आपकी समितियां ये सब आती हैं। अनौपचारिक में जैसे व्यापारी या सेठ साहूकार इस प्रकार के लोग आते हैं। तो आपको बताना है ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिकतर ऋण कहाँ से पाते हैं, किस क्षेत्र से उन्हें लेना पड़ता है। तो उन लोगों को इसमें काफ़ी परेशानी होती है औपचारिक में, तो लोग ज़्यादातर अपने आप को सुलभ समझते हैं अनौपचारिक से। किसमें से? अनौपचारिक से। तो इसका ऑप्शन सही है आपका बी, अनौपचारिक क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिकतर ऋण लेते हैं। 20 नंबर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1985, 2000, 2005, 1995। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में इसको बताओ हमें कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। जो लोग सही कमेंट करेंगे हम समझेंगे उन लोगों का सामाजिक विज्ञान बढ़िया से तैयार हो गया है। तो आपको 20वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, यह आपके लिए प्रश्न है। इसका ऑप्शन अभी लास्ट में बता दे रहा हूँ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। तो सभी बच्चों को, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही ये 20वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ये 1995 आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भेजना है। अब हमें देखना है कितने बच्चे इसे भेजते हैं। धन्यवाद।